और देखिए लास्ट मैंने आपको पेपर डे 1 का जो पेपर भेजा था, उस पेपर का सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसी तरीके से मैं डे 2, डे 3, डे 4 इस तरीके से हम पेपर्स मैं आपको शेयर करता रहूँगा। आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें आप लिख पाएँ उन्हें, और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो सॉल्यूशन ज़रूर देख लें, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस जो है वो हम आंसर कर सकते हैं, मतलब है ना। हम बेसिक उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान में पहला क्वेश्चन था कि राजस्थान में सर्वप्रथम खोजे गए पूर्व पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं और इनकी खोज जो है वो किसने की। जैसे इस टाइप के खूब क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे पूर्व पाषाणकालीन स्थल की बात आ जाए, ऐसे ही जो है वो मध्य पाषाण काल की भी आ जाए, या नव पाषाण काल के, या राजस्थान में पाषाणकालीन स्थलों के बारे में लेख लिखिए। वैसे टाइप के कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप है ना पूरा जो सिनेरियो है वो अच्छे से याद करके चलना है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें, सर्वप्रथम C.A. हैकेट जो थे, उन्होंने जयपुर और इंदरगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। और जयपुर में जो है वो बैराठ वाला रीजन जो था, वहाँ से अपने पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज हुई। इंदरगढ़ बूंदी में पड़ता है, वहाँ से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण है। उपकरणों में क्या मिला? उपकरणों में मिला अपने को पत्थर निर्मित हस्त कुठार, यानी कि हैंड एक्स, यानी कि कुल्हाड़ी जो पत्थर से निर्मित थी। ऐसे क्लीवर, पॉइंटर, स्क्रिप, एल्यूशियन, ये वाले कई सारे ऐसे उपकरण जो थे वो पूर्व पाषाण काल के उपकरण थे। इस दौरान मानव जो था वो जंगलों में भागता था, शिकार करता था, और सामान्यतः उसके जो भोजन में केवल शिकार ही होता था, खेतीबाड़ी करने का कार्य नहीं करता था। बाद में धीरे धीरे उसने मध्य पाषाण काल के लास्ट में जाके खेतीबाड़ी करना शुरू किया, और बागोर वाले रीजन में अपने पशुपालन और खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर वो नव पाषाण काल में तो बड़े स्तर पर क्रांति हो गई थी। तो आपको ध्यान रखना, ये वाले पॉइंट्स अपने को C.A. हैकेट ने खोजा और जयपुर और इंदरगढ़ से खोजा। बस इतना लिख देंगे, क्या खोजा वो भी आपके क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आप आंसर कर देना। 15 शब्दों वाले क्वेश्चन में ये रहेगा, ठीक है। अगला 15 शब्दों वाला क्वेश्चन था, आर्य संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो जैसे अगर आप आर्य संस्कृति की बात करोगे तो ये बात है लगभग वैदिक संस्कृति, लगभग क्या वैदिक संस्कृति की बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में आर्यंस जो थे वो भारत में आए। तो ये ब्रह्मव्रत वाला जो रीजन था ना, तो अपने राजस्थान में आप ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो कि सरस्वती, ठीक है, और द्रसद्वती जो नदी थी, इन दोनों के बीच का रीजन जो था वो ब्रह्मव्रत कहलाता था। और ये ब्रह्मव्रत रीजन जो था वो राजस्थान का उत्तरी राजस्थान वाला रीजन आता था, जिसमें आर्य संस्कृति के कुछ क्षेत्र अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे अनूपगढ़ है, तरखान वाला डेरा है, चक 64 है। ये कुछ क्षेत्र है जो आर्य संस्कृति के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। फिर बाद में महाजनपद काल शुरू हुआ, तो राजस्थान में अधिकांश इलाकों में महाजनपद काल था ही, ठीक है। तो ऋग्वेद काल की अपन बात कर रहे हैं, मतलब है ना। अगला आता है चित्रित सलेटी मृदबांड संस्कृति। देखिए, यहाँ से भारत में 4 तरीके की संस्कृतियाँ डेवलप हुई थी, जिसमें से आयरन एज के टाइम की जो संस्कृति थी वो थी चित्रित सलेटी मृदबांड संस्कृति। मतलब अब जैसे अपने से डायरेक्टली जो है वो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में चित्रित सलेटी मृदबांड संस्कृति के बारे में जो है वो हमें बताना है। अब देखिए, सीधा सीधा क्या लिखना क्या है कि इस संस्कृति का उदय जो था वो 600 ईस्वी पूर्व हुआ, यानी कि जो महाजनपद काल था, उस महाजनपद काल के बाद में, उससे जस्ट पहले वाला जो टाइम था वो राजस्थान में मतलब एक तरीके से चित्रित सलेटी मृदबांड संस्कृति का, राजस्थान में ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में जो है वो ये वाली संस्कृति डेवलप हो गई थी। और लौह काल के कई सारे अवशेष जो हैं वो हमें हस्तिनापुर से, और इसके अलावा उससे पहले के जो रीजन्स थे उनसे हमें प्राप्त होते हैं। राजस्थान में भी ऐसे कई इलाके हैं जहाँ से चित्रित सलेटी मृदबांड संस्कृति मिलती है, जो जैसे जोधपुरा हो गया, सुनारी हो गया, नौ हो गया, इन क्षेत्रों से अपने को ये संस्कृति जो है वो प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अपने को ध्यान रखना। अब इसके अलावा ऐसे ये भी ध्यान रखना कि अपने पास में जो मृदबांड संस्कृतियाँ थी ना भारत में, वो जैसे 4 प्रकार की कौन कौन सी है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहली जो थी वो ओकर कलर पोट्री थी, गेरुआ, मान लो ये पूछ ले अपने ऐसे जनरल, तो गेरुआ रंग की मृदबांड संस्कृति जो थी ये। फिर दूसरी जो संस्कृति थी वो आती है काले लाल रंग की संस्कृति, है ना। मृदबांड संस्कृति मतलब मृदबांड आप लगा लेना इसमें। तो ये जो दोनों टाइम है ना, ये तो हो गया आपके लगभग ये मान के चलो कि
अर्ली वैदिक फेज यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास का ही टाइम है मतलब। लेकिन उसके बाद में कुछ कुछ आर्यंस के टाइम का भी यहाँ पर अपने को ये संस्कृति देखने को मिलती है। फिर लोह काल वाला जो टाइम था ना, वो था चित्रित सलेटी मृदबांड संस्कृति, मतलब PGW जिसे अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं, पेंटेड ग्रेव ईयर, है ना, ये वाला। और फिर उसके बाद में आता है जब आयरन एज अच्छी खासी डेवलप हो चुकी थी, आयरन एज यानी कि लोहे की खोज हो गई थी, जंगलों को साफ करके खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिए थे, महाजनपद काल आ गया था, तब फिर आती है उत्तरी काली चमकीली परंपरा यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर संस्कृति करके। नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर संस्कृति जो है वो बाद में डेवलप होती, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर अगला आता है अपना बड़ली का शिलालेख। बड़ली का शिलालेख, मान लो मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे उनकी बात कर रहे हैं अपन, है ना। ऐसे क्वेश्चन शिलालेखों के, जैसे घोसुंडी शिलालेख का क्वेश्चन आया था, तो ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस जो है, बिलोत माता का शिलालेख, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं मतलब ना, बेसिक, ठीक है। तो देखिए बड़ली का शिलालेख जो है वो बिलोत माता के मंदिर से अपने को मिलता है। अब बिलोत माता का मंदिर शिलालेख भी वही है और बड़ली का शिलालेख भी वही है, क्योंकि ये बड़ली गांव से प्राप्त होता है, बिलोत माता के मंदिर का खंडहर जो था वहाँ से, ठीक है। इसमें ये वाली लाइन अपन हटा सकते हैं, वैसे अगर 20 वर्ड का क्वेश्चन आता है तो इस वाली लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये वाली लाइन ध्यान रखना है। राजस्थान का तथा ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन अभिलेख के रूप में इसे जाना जाता है। लगभग ये 443 BC का अभिलेख है और राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है। और इस अभिलेख में ये भी जानकारी मिलती है कि जो जैन धर्म का प्रसार हुआ था ना, वो मध्यमिका मतलब अपने उदयपुर वाले रीजन में, इस क्षेत्र में किस तरीके से हुआ था वो भी ये बताता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजस्थान में प्राचीन बौद्ध संस्कृति के केंद्रों के नाम लिखिए। तो बौद्ध संस्कृति के कई सारे केंद्र राजस्थान में रहे, जिनमें से जैसे बैराठ एक सबसे प्रमुख क्षेत्र रहा। यहाँ हमें बाबरू और बीजक डूंगरी के अभिलेख अपने को प्राप्त होते हैं। कई सारे जैसे गणेश डूंगरी थी, महादेव डूंगरी थी, है ना, बीजक डूंगरी थी, लेकिन अपने को मेनली अपने ध्यान रखना है कि बाबरू और बीजक डूंगरी अभिलेख यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा जैसे झालावाड़ में कोलबी, विनायका, हथियागोड़ की गुफाएं जो है वो काफ़ी फेमस है, ग्रुप ऑफ केव्स है, मतलब ये बुद्धिस्ट रीजन का। भांडारेज, दोसा का है, रामगांव, टोंक है, ये हमारे राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि पाषाणकालीन स्थल बागोर का संक्षिप्त परिचय देना है। मतलब अब देखो ये क्वेश्चन 15 वर्ड का भी आ सकता है, 50 वर्ड का भी आ सकता है और 100 वर्ड के में भी ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब वैसे डायरेक्टली 100 वर्ड तो नहीं पूछते, लेकिन फिर भी मतलब आप तैयार करके चलना है इसको, ठीक है। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना किसी पर्टिकुलर स्थल के, तो अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्थल की जानकारी देनी है कि भाई कहाँ से ये प्राप्त हुआ है। कोई नदी है, नदी के किनारे से प्राप्त हुआ है तो वो मेंशन कर देना है। किसी ने अगर इसकी खोज की है, उत्खनन किया है, किसी को, आपको उत्खनन खोज में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप लोग एक व्यक्ति का ध्यान रखो कि भाई खोज करता ये थे, मतलब है ना, उत्खनन करता अलग से याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स में तो फिर भी हम कई बार चीज़ें ध्यान रखते हैं। तो जनरली उत्खनन करता ही खोज करता होते हैं, लेकिन कई बार जगह जगह अलग अलग भी होते हैं ना, तो वो आप याद रख लेना। फिर उसके बाद में अगर कोई यहाँ से कुछ साक्ष्य अपने को प्राप्त होते हैं जो उस समय की जानकारी देते हैं, और वो समय कौन सा है जिसका ये स्थल है, ठीक है। जैसे मान लो आहड़ है, अब ताम्रयुगीन स्थल है तो फिर आप आहड़ के बारे में वो ताम्रयुग जरूर लिखें। बागोर है तो फिर नवपाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं अपने को, तो ये पाषाणकालीन क्षेत्र है, मतलब है ना। ऐसे ही नदी के किनारे कौन सा है, कौन सा जिला है, ये जरूर मेंशन करें ये, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन यहीं से अपने को नंबर देंगे। तो भीलवाड़ा में कोठाड़ी नदी के किनारे जो है ये अपने को प्राप्त होता है, और कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इस क्षेत्र से अपने को देखने को मिलते हैं। उत्खननकर्ता की अगर अपन बात करें तो वीरेंद्रनाथ मिश्र जो थे वो उत्खननकर्ता इसके थे, मतलब हालांकि तिलवाड़ा जो रीजन है उसके भी वही थे। और यहाँ एक तो सुई, बड़ी संख्या में लघु पाषाणकालीन उपकरण अपने को यहाँ प्राप्त होते हैं। एक यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात आप मेंशन जरूर करना, महासतियों का टीला, महासतियों का टीला, एक राख का ढेर मिलता है जिसे महासतियों का टीला कहा गया। मतलब इसके अलावा जैसे वो जो पाषाणकालीन उपकरण रहेंगे ना, स्क्रैपर, पॉइंटर, ठीक है, या एग्रेवर वगैरह, और ये यानी कि खोदने के, काटने के, खुरचने के, वैसे टाइप के जो हैं वो भी अपने को यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन तिलवाड़ा का भी बन सकता है। एक आता है सामोली अभिलेख। देखो मेवाड़ का सामोली गांव था, वहाँ से अपने को ये अभिलेख प्राप्त होता है, और ये अभिलेख था लगभग गुहिल शासक जो शिलादित्य हुआ करते थे उस टाइम का, यानी कि शुरुआत का, यानी कि गुहिलों की आरंभिक जानकारी प्रदान करता है शिलादित्य के बारे में। संस्कृत भाषा का अभिलेख था,
और शिलादित्य के बारे में ये बताता है कि शिलादित्यों के ऊपर जो है वो भीलों पर क्या प्रभाव था शिलादित्य का उस टाइम की जो है। कोई भी शिलालेख या अभिलेख होगा ना, वो आप ज़रूर टिकाना कि उस टाइम की जो जानकारियाँ, जैसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जानकारियाँ तो ज़रूर देंगे, ठीक है। तो बस वो वाली चीज़ें आप तो आर्थिक जानकारियाँ देता है, जैसे तांबे और जस्ते के खनन की तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जानकारियाँ प्रदान करता है। तो ये पॉइंट मेंशन करोगे तो एक पॉइंट आपके पास में रहेगा और सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ, इसको अभिलेखों के बारे में खास जानकारी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया था मैंने हमीर एपिक या हमीर महाकाव्य के बारे में। तो हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी का महाकाव्य है और इसने रणथंभौर के हमीर देव चौहान की शौर्य गाथा का वर्णन किया गया। मतलब इसमें नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखित एक महाकाव्य था और नयनचंद्र सूरी ही चौहानों को जो है वो शौर्य वंश से बताते हैं, मतलब कि सूर वंश से बताने की बात करते हैं, मतलब है ना, यानी कि सूर्यवंशी, ठीक है। और चौहानों की शौर्य गाथा के बारे में वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण और उस टाइम की सामाजिक और आर्थिक दशाओं के बारे में वर्णन करता है, ठीक है। बस ये बातें अपने को बुक्स में भी ऐसी बातें लिखनी है। जैसे एक पहले क्वेश्चन आया हुआ था एक विश्व बल्लभ का, तो चक्रपाणी मिश्र का, जैसे 2018 का क्वेश्चन है ना, 2018 का क्वेश्चन था विश्व बल्लभ का। तो महाराणा प्रताप के समय के दरबारी विद्वान थे चक्रपाणी मिश्र, और चक्रपाणी मिश्र उस टाइम के जो है वो उद्यान शास्त्र की किताब है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो ये सारी जानकारी देते हैं। अब कोई किताब एग्रीकल्चर की बात करेगी तो वो ऑब्वियसली उसमें एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाने वाले उपकरण, उस टाइम की मिट्टी क्या थी, उस टाइम की जलवायु क्या थी, वो सारी जानकारियाँ बताएगी, ठीक है। उसके बाद में आता है जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही जो है वो सवाई जयसिंह के द्वारा विशेष रूप से लिखा गया एक ग्रंथ था। सवाई जयसिंह जो आपको पता ही है कि कछवा राजवंश में, जयपुर राजवंश में एक महान ज्योतिष के ज्ञाता भी हुआ करते थे और जयपुर को बसाने का काम इन्होंने ही किया था। तो स्थापत्य साथ ही साथ मतलब एक तरीके से राजराजेश्वर की उपाधि भी थी इनकी, क्योंकि राजा निर्माण में भी, राजा बनाने में भी इनका बड़ा योगदान था। आसपास के क्षेत्रों के साथ में जो है वो इनके कई कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। तो राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही या सांस्कृतिक क्षेत्र में इनके जो है वो योगदान के बारे में अपने से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, मतलब, ठीक है। तो देखिए, अपने द्वारा अन्वेषित यंत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ग्रह नक्षत्रों की सारणी इन्होंने बनाई, जो 1733 में जीज मोहम्मद शाही के नाम से प्रकाशित हुई थी। और ये तत्कालीन जो बादशाह हुआ करते थे मोहम्मद शाह, उन पर लिखी गई थी, मतलब तो एक तरीके से मतलब उनको डेडिकेट कर दी गई, तो नाम ये दे दिया है ना, बस इतना याद रखना अपने को। फिर अगला आता है, ये क्वेश्चंस मैंने दिए नहीं थे पर एक्स्ट्रा में यहाँ सॉल्यूशन में मैं आपको करवा रहा हूँ। आगे हम जब और क्वेश्चंस करेंगे तो मैं ऐसे क्वेश्चंस कई सारे दूंगा आपको, लेकिन आप यहाँ ध्यान रख लो। देखिए, अलूफाती जागीर। अलूफाती जागीर क्या होता था कि जैसे पहले जब हम मध्यकाल की बात करते हैं राजस्थान में, तो राज परिवार की जो स्त्रियां होती थी उनको अपने, जैसे आज जो पिन मनी दी जाती है, मतलब जो खर्चा दिया जाता है छोटा मोटा महिलाओं को जो घरेलू काम करती है, तो एक तरीके से उस टाइम पे राज परिवार की जो महिलाएं थी, तो उन महिलाओं को अपने पर्सनल व्यय करने के लिए जो खर्चा दिया जाता था, तो पहले कैश में तो दिया नहीं जाता था कि नोट तो होते नहीं थे, तो कोई जागीर दे देते थे। जागीर से जो भी अन्न वगैरह प्राप्त होता था, वहाँ से जो भी मुद्राएं वगैरह आती थी, तो उस हिसाब से फिर वो अपना खर्चा चला लेती थी। तो इसको बोला जाता था आलूफाती जागीर। ऐसे ही एक जागीर होती थी शासन जागीर। शासन जागीर क्या होती थी कि प्रशासनिक व्यवस्था में कोई मंदिर, मस्जिद, समाधि या चारण कवियों, ब्राह्मणों, इनको एक कर मुक्त ज़मीन दे दी थी, मतलब कर मुक्त ज़मीन दे दी जाती थी। मतलब उसमें क्या होता था कि एक पूरा इलाका होता था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था और वहाँ से जो भी आय होती थी वो ये ग्रहण करते थे और अपना खर्चा चलाते थे। मतलब तो इसको माफ़ी जागीर के नाम से भी बोल सकते थे, या शासन मतलब शासन ने ये ज़मीन दे दी, मतलब इस तरीके से आप याद रखो, तो वो शासन की जागीर हो जाती थी, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस जो थे मैंने 50 वर्ड्स के दिए थे। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं 50 वर्ड्स के? जैसे एक क्वेश्चन था हमारा, राजपूत मुगल संबंध और राजपूत मराठा संबंधों में अंतर स्पष्ट करें। मतलब देखिए, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस बन भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, थॉट प्रोसेस के क्वेश्चन पूछेंगे, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, मतलब है ना। तो आप ध्यान से सुनना इसको। देखिए, कई सारे, अगर अपन बात करें अलग अलग कालखंडों में मुगल और मराठों के साथ राजपूताने के रिलेशंस रहे। हमें पता है कि जब
अकबर आया था, तो अकबर के शासनकाल से जो है वो राजपूतों के साथ में रिलेशंस जो है वो बनना शुरू हो गए थे। हम बात करते हैं लगभग 1563 के आसपास से, जब पहली बार जो है वो आमेर ने मुग़लों के साथ में रिलेशंस बनाए थे और हरकाबाई की शादी जो है वो अकबर के साथ में कर दी थी। मतलब चूँकि अकबर की जो नीति थी वो 2-3 तरीके की नीति अपन कह सकते हैं इसको। जैसे एक तो हुआ करती थी उसकी सुलह ए कुल की नीति, ठीक है। एक सुलह कुल की नीति के तहत ये क्या करता था, ये 2-3 एक्टिविटीज़ करता था। जैसे या तो ये शो करवाएगा कि आप है ना मुग़ल साम्राज्य के प्रति निष्ठा दिखाओ मतलब, और या फिर ये अगर निष्ठा नहीं दिखाओगे तो फिर युद्ध करो, मतलब सीधा सा है। निष्ठा में 2-3 तरीके होते थे, या तो शादियाँ कर लो, ठीक है, तो शादी वादी कर लेता था, या फिर जो होता था वो अधीनता स्वीकार करवाने पर बल देता था। मतलब तो शादियों में भी ऑटोमेटिकली अधीनता स्वीकार हो जाएगी, जैसे आमेर के साथ में पहली बार जो है वो इस तरीके की एक्टिविटी की इसने। और अधीनता में भी जैसे युद्ध वगैरह करके या कोई संधि प्रस्तावों के माध्यम से जो है वो उसने अधीनता स्वीकार करवाई। और दूसरा है युद्ध का, अगर कोई भी इस तरीके से डायरेक्टली नहीं मानेगा तो फिर वो युद्ध करेगा। एक होती थी जब ये सारे अपने अधीन ले लिया इसने, तो फिर एक व्यवस्था अपनाता था ये टीका व्यवस्था मतलब। और इस टीका व्यवस्था में क्या करता था कि जड़ाऊ जमधर वगैरह, ये एक तरीके के ऐसे मान लो कि आज जो अपन लगन टीका देते हैं ना, तो वो तो शादी वाला हो गया, और लगन टीका करके उसको ये निश्चित कर लेते हैं कि भाई ये मेरा हो गया और वो तेरी हो गई, वैसे टाइप का ना। इसमें क्या होता था कि जैसे उत्तराधिकारी कोई बनता था तो वो उसको कपड़े वपड़े दे देता था, उसे जड़ाऊ दे देता था, कोई मुकुट पहना देता था, कोई रत्न दे देता था, कोई आभूषण दे देता था, और वो ये निश्चित कर देता था कि ये बंदा जो है वो आगे इस शासन का ये जो क्षेत्र रहेगा इसका राजा है मतलब। तो ऐसे जड़ाऊ जमधर टाइप की व्यवस्थाएं करके और वो उसको राजा बना देता था, ठीक है। तो ये टीका व्यवस्था होती थी, बड़ा इंटरफेयर भी करता था शाहपुरा बनाने में और भी कई इलाके बनाने में जो है मुग़लों का बड़ा योगदान रहा था, और बड़ा इंटरफेयर था इंटरनल राजनीति में इसको लेके। और एक मनसबदारी व्यवस्था का मनसबदार बना देता था। तो मनसबदार ये होता था कि एक प्रशासक होता था, राजा को ही मनसबदार का दर्जा दे देते थे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मनसबदार राजा ही हो, कोई भी हो सकता था। एक तरीके की आज की जो ब्यूरोक्रेसी है वही ब्यूरोक्रेसी उस टाइम की ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी, मतलब जिसे मनसबदारी का नाम देते हैं, ये होता था। तो मुग़ल राजपूत संबंधों में अगर अपन देखते हैं तो इसकी शुरुआत होती है 1563 से। ये रणनीति युद्ध और विवाह जैसे उद्देश्यों पर आधारित थे। इनके आधार पर विशेष रूप से जो ये काम करते थे, इसकी मेन रणनीति युद्ध के जरिए होता था या विवाह के माध्यम से, मतलब या कोई कर वगैरह और ये लगा के ये रिलेशन सेट करते थे। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था अधीन बना के साम्राज्य का विस्तार करना। तो येन कैन प्रकारेण किसी भी तरीके से जो है वो अधीन बनाओ और साम्राज्य का विस्तार करो। सांस्कृतिक प्रभाव जो है वो विशेष रूप से उत्पन्न होता था, क्योंकि मुग़ल संस्कृति का प्रभाव जो है वो हिंदू संस्कृति पर देखने को मिलता था। और इसी तरीके से इंडो इस्लामिक संस्कृति जो है वो डेवलप होती है। हमारे पेंटिंग्स में, हमारी स्थापत्य में, हमारी नृत्य कलाओं में, इसमें हमें ये एक मिक्स कल्चर देखने को मिलता है ना। और संबंधों के बाद राज्यों के मध्य जो है वो राजनीतिक टकराव बिल्कुल कम हो गए थे। पहले हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो इस तरीके से थी कि छोटे छोटे राज्य थे और वो आपस में लड़ते रहते थे साम्राज्य विस्तार को लेकर कई सारी चीज़ों पर। जैसे ही मुग़लों के साथ में रिलेशंस बने तो क्योंकि सब मुग़लों के अधीन है तो फिर लड़ाई वड़ाई सब खत्म हो गई। तो राज्य की सेनाएं वेनाएं और ये भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही, सब मुग़लों की सेवाओं में कार्य कर रहे थे। तो ऐसे में स्थिरता आई और सांस्कृतिक डेवलपमेंट जो है वो होने लगा था राजस्थान में। तो ये मुग़ल राजपूत संबंध कुछ इस तरीके से थे। पर जब अपन मराठों के साथ में देखते हैं, देखिए मुग़लों के बाद में जैसे जैसे मुग़ल थोड़े पतनशील होने लगे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुग़ल साम्राज्य लगभग पतनशील हो गया था। कोई सशक्त शासक नहीं आया, कोई बादशाह सशक्त नहीं आ पाया, तो मराठों ने अपनी शक्ति का प्रसार कर लिया। और मराठों की शक्ति देखिए आप अपने आप ही 1707 में औरंगजेब मरा और उसके बाद में जो है 1715 से ही मराठों ने जो है वो राजपूताना और मतलब जो नर्मदा है उस नर्मदा तक तो सीमित रहे पहले तो मराठे। लेकिन जैसे औरंगजेब की मौत होती है तो नर्मदा के ऊपर के एरिया में जो है और चंबल के पूर्व वाला जो इलाका था, पश्चिम वाला जो इलाका था, इस पर आक्रमण करना इन्होंने शुरू कर दिया। लगभग 1715 के आसपास मंदसौर के इलाके में, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो राजस्थान वाले क्षेत्रों में ये इन्वेजन करना शुरू कर दिया मराठा। 1733 का जो टाइम था, मैं ये टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस दौरान राजस्थान की राजनीति में पहली बार मराठा प्रवेश करते हैं बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर। मतलब
तो मराठों के साथ में राजपूतों के रिलेशंस जो थे वो 1733 से शुरू हुए, जबकि मुगलों के साथ में 1563 से शुरू हो गए थे। ऐसे ही जब अपन बात करते हैं कि रणनीति, जो मुगलों की रणनीति युद्ध और विवाह की थी और विभिन्न कर लेते थे, यहाँ कोई विवाह जैसी कोई रणनीति नहीं थी। मतलब यहाँ सिर्फ इनको मतलब था चौथ और सरदेशमुखी से। चौथ और सरदेशमुखी एक तरीके से कि हम आपके क्षेत्र में लूटमार नहीं करेंगे, आप हमें ये वाला इतना पैसा यहाँ से पकड़ा दो। आपने जयपुर के जो राजनीति में मराठों के इंटरफेयर को लेकर अगर आपने कुछ युद्ध पढ़े होंगे तो उन युद्धों में जैसे पाटन का, टूंगा का, या फिर अगर आप देखोगे कि काकोड़ वाले और ये जितने भी युद्ध हुए थे मराठों को लेके, इन युद्धों में एक ही मेजर इशू था, वो था पैसा। कि मराठों को पैसा नहीं मिल रहा था और वो इसलिए युद्ध करते थे। और एक सबसे बड़ी बात मराठों के साथ ये थी कि कोई भरोसा नहीं था उनका, कोई ज़्यादा पैसा देगा तो वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये रिलेशंस थे मतलब मराठों के साथ में। सांस्कृतिक प्रभाव जो है वो मुगलों का तो हमारे ऊपर उत्पन्न हुआ ही था, क्योंकि इस्लामिक और इंडो कल्चर जो है वो प्रॉपरली डेवलप होने लगे थे और यहाँ कोई सांस्कृतिक प्रभाव नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मराठे भी हिंदू ही थे। तो इस तरीके से वो सेम इंडियन कल्चर जो है वो प्रमोट ही हुआ था मतलब इसमें, ठीक है। और संबंधों का यहाँ जो है वो राजनीतिक टकराव कम हो गए थे, स्थिरता आ गई थी, लेकिन यहाँ जो है वो राजनीतिक संघर्ष बढ़ गए। क्योंकि जब ये अभी मैं कह रहा था कि ये इनका कोई पता नहीं था, मतलब कोई ज़्यादा, मान लो कोई 100 रुपये दे रहा है मराठों को और कोई 150 रुपये दे रहा है, तो वो 150 रुपये की तरफ भाग जाएंगे। फिर वो ये नहीं देखेंगे कि पहले मेरे किसके साथ में क्या रिलेशंस थे मतलब। तो वो आंतरिक राजनीति में इंटरफेयर करके अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे, क्योंकि अब मुगल तो रहे नहीं थे, मुगल लगभग कमज़ोर होने लगे थे और यहाँ मराठे जो है वो शक्तिशाली थे। तो इन्हें बस सिर्फ पैसा चाहिए था, उस चक्कर में इन्होंने, हालांकि एकमात्र पैसा ही हम मानते हैं कि ठीक है चौथ और सरदेशमुखी, लेकिन ये अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। तो ये अलग अलग तरीक़ों से साम्राज्य विस्तार करते थे। फिर इन्हीं में ही जो है वो लूटमार करने वाले इनके अलग दल होते थे। पिंडारी जो थे, जो टोंक वाला रीजन फिर मराठों का ही रहा, वो पिंडारियों ने शासन किया वहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। फिर अगर अपन मुगलों की बात करते हैं तो अधीनस्थ सामंतों के रूप में काम करते थे, मतलब राजपूत, और मनसबदारी व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे थे मतलब मुगलों के दिन। यहाँ जो थे वो सहयोग, टकराव और लाभ के आधार पर समझौते होते थे। कभी वो राजा भी हो जाते थे, कभी वो उनके सैनिक के रूप में भी काम कर लेते थे, कभी क्या हो जाता था, तो कोई भरोसा नहीं था इधर की तरफ, ठीक है। ये एक चीज़ हुई। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था मध्यकालीन राजस्थान की राजस्व व्यवस्था पर टिप्पणी करना है मतलब अपने को। तो मध्यकाल की राजस्व व्यवस्था कैसी थी? देखो, मध्यकाल में कई सारे प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, अलग अलग सिस्टम काम किया करता था। जब अपन बात करते हैं राजस्थान की राजस्व व्यवस्था, तो वो पूरी तरीके से सामंती व्यवस्था पर आधारित एक व्यवस्था हुआ करती थी। अब यहाँ हमें ये ज़रूरी है कि एग्जैक्टली सामंती व्यवस्था क्या होती थी। देखो, उस टाइम की जो सामंती व्यवस्था थी वो पहले, मतलब जब मुगल नहीं आए थे उससे पहले की स्थिति बता रहा हूँ भाई। मतलब एक रक्त संबंधों पर आधारित थी, बड़े छोटे भाई के रिलेशंस हुआ करते थे। अगर मान लो कोई बड़ा भाई है तो वो सेंटर का राजा रहेगा, यानी कि उसके पास में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, और बाकी जो छोटे छोटे सामंती क्षेत्रों में डिवाइडेशन किया जाता था, ठिकाने बना दिए जाते थे और फिर वो अपने अपने क्षेत्र में काम करते थे। और जब भी कोई विपदा आती थी राज्य पे तो सब मिलकर जो है वो राज्य की सुरक्षा किया करते थे। तो इस तरीके से जो रिलेशंस थे वो आपसी सहचर्य पे थे। राजा की तरफ से जो है वो सामंतों को सम्मान दिया जाता था, क्योंकि हो सकता था कि सामंत जो है वो उसके चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो सकते थे। और इसी तरीके से सामंत जो थे वो राजा को टैक्स दिया करते थे। एक इतना भी कोई कठोर टैक्स व्यवस्था नहीं थी, बस कुछ कर देते थे और सैन्य सेवाएं दिया करते थे। मतलब जैसे उत्तराधिकार शुल्क हो गया, विशेष रूप से इनके लिए रेक डिसाइड कर दी जाती थी। एक तरीके से एक पट्टा होता था कि भाई इतना इतना आपके सामंती क्षेत्र में रेवेन्यू बनता है, तो उस रेक में आपको जो है वो इतना %, जैसे रेक का 80%, रेक का 90% या रेक का 10%, जो भी वो आपको पे करना है मतलब। और उसी रेक के आधार पर जो वो उत्तराधिकार शुल्क, नजराना वगैरह ये डिसाइड होते थे, है ना। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं बनी हुई थी, बिल्कुल क्लियर। तो सामंती व्यवस्था पर आधारित थी, जिसमें सामंतों की कई सारी श्रेणियां होती थी। हम अलग अलग जगह पढ़ते हैं, जैसे जयपुर में सामंतों की 12 कोटड़ी व्यवस्था हुआ करती थी। तो उदयपुर वाले यानी कि मेवाड़ रीजन में 16 उमराव हुआ करते थे, मतलब है ना, जो मुख्य उमराव थे। 3 श्रेणियां बटी हुई थी, जिनमें से 16, 32 और 100+ जो है वो उमराव थे।
वैसी टाइप की व्यवस्थाएं थी। ठीक है, सामंत प्राय राजा को रेख व्यवस्था के आधार पर उत्तराधिकार शुल्क, तलवार बंधाई, ये बंधाई है ना, तलवार बंधाई, हुक्मनामा, नजराना ये दिया करते थे। परंतु जनता से जो है वो सामंत कई सारे कर लेते थे, जैसे लाग बाग, रखवाली भांच, धुआं भांच, दाण कर, चमरी कर, इस तरीके के कई सारे कर जनता से वसूल किया करते थे। गनीम बराड़ किसानों से लाता और कूता और चराई कर जैसे कई सारी चीज़ें वसूल करते थे। तो हमें क्या करना है, देखो बहुत सारे व्यवस्था पढ़ते हैं अपन, राजस्व व्यवस्था, लेकिन अपने को समराइज करके बहुत सारी कम चीज़ें लिखनी है ना, ताकि एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें। और राजस्व प्रशासन में दीवान, आमील, हाकिम, दफेदार, इस तरीके के कई सारे प्रशासनिक अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूली का कार्य करते थे। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करें हमीरदेव चौहान की, तो क्वेश्चन है कि हमीरदेव चौहान का उदाहरण चरित्र चित्रण कीजिए, मतलब है ना, मतलब कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ हमीरदेव चौहान विद एग्जाम्पल। तो अगर आप देखोगे हमीरदेव चौहान के बारे में एक कथन चलता है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, है ना, सिंह सुमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, है ना, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ऐसा एक स्टेटमेंट है। क्यों है, मतलब हट का मतलब ये नहीं है कि हटी थे किसी भी चीज़ के लिए जो है वो जिद कर लेते थे, ऐसा नहीं था। अगर कोई शरणागत हमीरदेव चौहान के पास में आता था तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्णतः लेते थे, चाहे फिर कोई कितना ही उन्हें कहे, लेकिन कंप्लीटली वो उसकी सुरक्षा को, जैसे जब मोहम्मद शाह यहाँ आया या और केब्रहू वगैरह और ये लोग थे जिन्होंने विशेष रूप से मतलब हमीरदेव के पास में शरण ली थी, तो उनकी सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व जो वो इन्होंने अपने ऊपर ले लिया और शरणागत की रक्षा इनका एकमात्र परम दायित्व हुआ करता था। दूसरा अगर अपन बात करें, स्वाभिमानी हुआ करते थे, दिल्ली की अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की, दिल्ली को टैक्स देना बंद कर दिया था। ठीक है, दिग्विजय की नीति अपनाई, यानी कि एक वीर राजा हुआ करते थे और दिग्विजय की नीति के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों को विजय प्राप्त की और जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनको भी काफ़ी हद तक रोकने का प्रयास किया था, मतलब ठीक है, और अपना साम्राज्य विस्तार किया और सुदृढ़ कर लिया साम्राज्य को। न्यायप्रिय थे, इन्होंने अपने पिता से न्यायप्रियता सीखी। इनके पिता जो जय सिंह हुआ करते थे, उनके 32 वर्षों के शासन को याद करते हुए इन्होंने एक 32 खंभों की छतरी जो है वो रणथंभौर किले से थोड़ा पहले पहाड़ी पर बनाई थी, मतलब है ना, तो वो भी इनकी न्यायप्रियता को शो करता है। वहाँ पर ये लोगों के साथ में मीटिंग किया करते थे, वहाँ न्याय का कार्य किया करते थे जैसे इनके पिता करते थे, मतलब ठीक है। कर्तव्य परायण थे, शरणागत की रक्षा, जैसे हम मोहम्मद शाह केब्रू की बात करते हैं, और जन कल्याण के लिए इन्होंने कई सारे जैसे अन्न भंडार वगैरह, तालाब वगैरह, खूब सारी चीज़ें बनाई रणथंभौर के किले में, तो हम वो भी उनके एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही विद्वानों के आश्रयदाता थे, राघव देव, बीजादित्य और विश्वरूप जो थे वो इनके समय के विद्वान थे, संस्कृति के पोषक हुआ करते थे। इन्होंने कोटिजन यज्ञ वगैरह और ये किए थे, तो आप वो वाली चीज़ें भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन दिया था कि मत्स्य जनपद की ऐतिहासिकता का परिचय दीजिए। देखिए हमारे राजस्थान में कई सारे जनपद हुआ करते थे। अब उनके पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जो है वो अपने को थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 10 नंबर में एक पूरा जनपद काल जो है वो राजस्थान का ऐसे करके क्वेश्चन पूछ ले, मतलब है ना। अब यहाँ तो मैं 50 शब्दों का पूछ रहा हूँ मत्स्य जनपद का। तो आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ, ये अपन जानते हैं। शतपथ ब्राह्मण, कोशित की उपनिषद, इन सब में मत्स्य जनों के बारे में जो है वो उल्लेख किया गया। जनपद एक्चुअली जो है वो महाजनपद से पहले की व्यवस्था है। जब हम पढ़ते हैं लोह काल शुरू हुआ तो लगभग 1000 BC के आसपास जो है लोहे की खोज हुई और जंगलों को साफ करके बड़े स्तर पर खेती कार्य किए जाने लगे थे। जब खेती बाड़ी अच्छी खासी हुई तो अन्न भंडार अच्छे हुए, धन धान्य अच्छा हुआ। उसकी सुरक्षा के लिए सेनाओं को स्थायी किया गया और छोटे छोटे कबीलों ने एकजुट होकर जो है वो एक स्थायी राजा बन गए, मतलब आनुवंशिकता पर आधारित राजा बन चुके थे। कबीले इकट्ठे हो गए थे, या नहीं होते थे तो जीत लिए जाते थे, मतलब ठीक है। उस तरीके से करके इन्होंने जनपद बना लिए। और जब जनपद जो है छोटे छोटे जनपद मिलके एक बड़े क्षेत्र का निर्माण कर ले तो वो महाजनपद हो जाता था, मतलब। तो इस तरीके से महाजनपद बने जनपदों के बाद में, जिनमें से आप जानते हो कि एक विशेष रूप से जो
कई सारे महाजनपद थे, है ना। 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और कई 15 भी बोलते हैं, कई 12 महाजनपदों के बारे में भी जानकारी देते हैं। लेकिन अपने राजस्थान में भी जैसे एक मत्स्य महाजनपद जो था वो इस क्षेत्र में रहा। फिर एक मगध ने इसका पूरा प्रसार किया और मगध के अंडर में आ गए थे सारे सोरसेन वगैरह, सीवी जनपद वगैरह, और ये सब कुछ मगध के अंडर में थे, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कौशिक की उपनिषद में भी जो है वो मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी इसकी गणना प्रमुख जनपदों में की गई थी। इसका विस्तार जो था वो दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक, मतलब अब अपन यहाँ विस्तार की बात कर रहे हैं, पहले इंट्रोडक्शन दे दिए फिर अपन विस्तार की बात कर रहे हैं। तथा पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी तक इसका विस्तार हुआ करता था। इसमें आधुनिक जयपुर, अलवर, जोधपुर, करौली, भरतपुर कई सारे क्षेत्र आते थे। यहाँ का एक राजा हुआ करता था विराट, और विराट के जो बेटी थी उसका नाम था उत्तरा, और जो उत्तरा की शादी हुई थी वो अभिमन्यु के साथ में हुई थी, मतलब, है ना। तो आप ये वाला लाइन जो है वो कोट कर सकते हो इजीली, ठीक है। इस जनपद के निकट जो है वो एक अलवर के कुछ भाग में साल्व जाति भी रहती थी, कई जगह पर चेदी भी रहते थे। तो चेदी और मत्स्य जनपद में संघर्ष भी चलता रहता था, ठीक है। इसके साथ ही यह जनपद जो है वो मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार भी हुआ, और मगध ने इसको अपने अंडर विलय कर लिया, मतलब, ठीक है। तो ये मैं पूरी लाइन जो वो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, आप ऐसे कैसे वहाँ से भी पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। और बाद में मौर्य साम्राज्य के शासन को ये दर्शाता है। यहाँ कई सारे जो अशोक के शिलालेख वगैरह और ये जब अपने को मिलते हैं तो हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त करते हैं, मतलब। तो ये वाले पॉइंट्स अपन मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है रेड। देखिए, रेड सिविलाइजेशन का क्वेश्चन आ जाए, रेड टोंक में हमें कई सारे जो है वो लोहे के भंडार मिलते हैं। मतलब लोहे का भंडार का मतलब लोहे, सिक्के, लोह उपकरण वगैरह ये बड़ी मात्रा में रेड से मिलते हैं। तो इसलिए इसको प्राचीन टाटानगर के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसके बारे में आप ये वाला आइडिया लेके और बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे टोंक जिले में रेड नामक स्थान पर ईसा की आरंभिक शताब्दियों तक की सभ्यता के उल्लेख मिलते हैं। उत्खनन KN पुरी के नेतृत्व में हुआ था, और यहाँ मालव जनपद का क्षेत्र भी था जहाँ मुद्राएं, लोह सामग्री के विशाल भंडार मिले। इस वजह से इसे प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहा जाता है। एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार जो है वो अपने को रेड से ही मिलता है, मतलब, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन, जैसे राजस्व व्यवस्था का था वैसे ही न्याय व्यवस्था का क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है। अब न्याय व्यवस्था कैसी थी? देखो, जब राजतंत्र की बात होती है तो राजा जो है वो सर्वोपरि होता है, और राजा के अधीन ही सारे नियम कानून कायदे होते हैं, मतलब। तो कोई भी बड़े विवाद होंगे तो वो राजा सलटाएगा। अब ऐसे कोई पति पत्नी लड़ रहे हैं तो उनके छोटे मोटे विवाद राजा के पास नहीं जाते थे, तो वो अपने अपने स्तर पर जो है वो परगनों में या फिर जो वो छोटे गाँव में, गाँव की न्याय पंचायतें वगैरह होती थी, तो वो अपने अपने लेवल पर जो है वो निपटा दिए जाते थे। तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि मान लो एक केंद्रीय, एक परगना और एक गांव का क्षेत्र, मतलब। तो गांव में तो न्याय पंचायत थी, ठीक है, जो छोटे मोटे जो भी जातीय विवाद होते थे या जो भी सामाजिक छोटे मोटे झगड़े होते थे उनको निपटाने का काम करते थे। फिर कोई राजस्व रिलेटेड या फिर कोई क्षेत्र के खिलाफ या राज्य के खिलाफ कोई एक्टिविटीज़ होती थी तो वो परगनों में निपटाते थे, जिसमें आमिल और हाकिम वगैरह जो अधिकारी होते थे वो काम करते थे। और इसके अलावा जो है वो टॉप लेवल पर राजा होता था, राजा के अधीन दीवान वगैरह और ये भी थे। दीवान राजस्व रिलेटेड मसलों को देखता था, और राजा जो कोई बड़े मसले हो जाते थे तो राजा उनको देखता था। बाकी राजा ही सब कुछ था, और जाति धर्म के आधार पर, यानी कि जो वर्ण बटे हुए थे, जो वर्ग बटे हुए थे, उसके आधार पर दंड की व्यवस्थाएं होती थी। मतलब ब्राह्मणों को कम दंड दिया जाता था, क्षत्रियों को उससे कम होता था, उससे ज़्यादा होता था, वैश्यों को थोड़ा ज़्यादा होता था, शूद्रों को सर्वाधिक दंड दिए जाते थे। मतलब उस तरीके से प्रॉपर डिवाइडेशन भी किया गया था। ये मध्यकालीन न्याय व्यवस्था थी, मतलब। तो देखिए, सुनो, अगर अपन मध्यकालीन न्याय व्यवस्था की बात करते तो राजस्थान में परंपरागत न्याय व्यवस्था थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, सामंत अपनी जागीर में प्रमुख न्यायाधीश के रूप में काम करता था। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, मैं बात कर रहा हूँ जब सामंती क्षेत्र की बात करते हैं तो सामंती क्षेत्र में सामंतों के पास में सरना का अधिकार हुआ करता था। और सरना का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सामंतों के पास में जाएगा और सामंत ने उसको शरण दे दी तो फिर उसको किसी भी तरीके का कोई भी जो है राजा भी उसको दंड नहीं दे सकता था। मतलब क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि हमीरदेव चौहान शरणागत की सुरक्षा करते तो ठीक वैसे ही, मतलब है ना, कि कोई भी सामंत अगर किसी को शरण दे दिए तो फिर राजा उसको दंड नहीं दे सकता था। फिर वो सामंत और राजा के एक स्वाभिमान की लड़ाई हो जाती थी,
फिर वो जो व्यवस्था होती थी वो एक अलग बात थी, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त गाँव में ग्राम पंचायतें होती थी, ठीक है। खालसा क्षेत्र में न्याय का काम जो है वो हाकिम किया करते थे, जो परगने होते थे राजा के अधीन। जागीर में जागीरदार न्यायाधिकारी होते थे। जातीय पंचायतें जो है वो अपने अपने क्षेत्र में जाति के मसलों को निपटाने का काम करती थी। छोटी चोरियों और सामाजिक अपराध संबंधी झगड़े जाति पंचायत ही निपटा देती थी या ग्राम पंचायत निपटा देती थी, जो क्षेत्र विशेष की गांव या जाति पंचायत जो अपन बात कर रहे थे वहाँ नहीं सुलझते थे तो हाकिम जागीरदार देखते थे, ठीक है। जब यहाँ इस पेज में नहीं सुलझे तो यहाँ ये देखेंगे, ठीक है। भूमि विवाद झगड़े की आवश्यकता पड़ने पर हाकिम और जागीरदार के न्यायालय में जाया जाता था। राजस्व संबंधी अगर सेंटर रिलेटेड बात हो तो फिर दीवान के अधीन जाते थे। बड़े अपराध और मृत्युदंड संबंधी विवादों का निर्णय राजा खुद करता था। न्याय का आधार परंपरागत सामाजिक धार्मिक व्यवस्थाएं होती थी और मध्यकालीन न्याय व्यवस्था की मुख्य विशेषता ये थी कि न्याय जो है वो काफ़ी सस्ता हुआ करता था, मतलब यानी कि लोगों को ऐसे वकील करके 2-2 ढाई लाख रुपए ऐसे टाइप की कोई चीज़ें नहीं थी, मतलब। फिर अगला क्वेश्चन था मुगल मेवाड़ संधि की संबंध में एक लेख लिखना अपने को, उसकी मुख्य शर्तों के बारे में मेंशन करना है कि उसकी व्यवस्था क्या थी। देखो, मुगलों ने महाराणा प्रताप को अधीन करने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप मुगलों के अधीन नहीं आ सके। अकबर भी चला गया। अब महाराणा प्रताप भी चले गए थे और अमर सिंह जो था वो राजा बनते हैं। अमर सिंह भी महाराणा प्रताप के नक्शे कदम पर, क्योंकि उन्होंने उस संघर्ष को देखा था अपने पिता के, तो वो खुद नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे उनके बेटे जैसे कर्ण सिंह और ये बड़े होने लगे तो उनके संबंध जो थे वो मुगलों के साथ में थोड़े ठीक होने लगे। जैसे सांझा कर्ण सिंह का अच्छा दोस्त बन गया था, तो इस तरीके से जो है वो इनके रिलेशंस ठीक हो गए। तो आपसी दबाव के कारण जो है वो मुगलों को संबंध बनाने मतलब जो हमारे मेवाड़ जो था उसको मुगलों के साथ में रिलेशंस बनाना पड़ा। और दबाव इस चीज़ का था कि एक्चुअली जब आसपास के राज्यों को देखा जा रहा था, राजपूताने में चाहे आमेर को देखो, चाहे आप मारवाड़ को देख रहे होंगे, तो वो ठीक ठाक डेवलपमेंट कर रहे थे, मतलब वहाँ शांति थी, युद्ध नहीं हो रहे थे किसी भी तरीके से, लोग खुश थे। मतलब ठीक है, थोड़ा लोगों के ऊपर बर्डन्स भी आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो युद्ध नहीं होने की वजह से एक शांति व्यवस्था, संस्कृति जो है वो डेवलप हो रही थी। ऐसी स्थिति में मेवाड़ ही बच रहा था, जिसकी स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई थी, मतलब क्योंकि युद्धों में, एक लंबे टाइम से युद्धों में, सांगा के टाइम से आप देखोगे तो मेवाड़ जो है वो, कुंभा लास्ट टाइम था जब कुंभा ने मेवाड़ में सांस्कृतिक डेवलपमेंट किए थे। उसके बाद में सांस्कृतिक डेवलपमेंट का काम हो नहीं पाया और सांगा का सारा जीवन जो था वो संघर्षों में गया। उदय सिंह ने पूरा जीवन संघर्ष में निकाला, महाराणा प्रताप ने पूरा जीवन संघर्ष में निकाला। इसके बाद में अमर सिंह आए तो अमर सिंह भी अपना लाइफ जो वो अधिकांश संघर्ष में निकाल लिए। तो इस वजह से अब अमर सिंह दबाव में आ गए थे कि कहीं ना कहीं मेवाड़ का डेवलपमेंट जरूरी है। तो यह संधि जो थी वो जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुई। ये 5 फरवरी 1615 को ये संधि संपन्न हुई थी और मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव जो था वो हरिदास और शुभकर्ण लेकर गए थे। मुगलों की तरफ जो था वो सांझा ने ये संधि की थी, हालांकि कर्ण सिंह जो है वो इसमें साथ थे, मतलब ठीक है। संधि की कुछ शर्तें थी और ये संधि इतनी अच्छी थी कि और जो राजपूताना राज्य थे उनसे काफ़ी डिफरेंट संधि रही। और इसके पीछे रीजन था कि एक स्वाभिमान वाली संधि थी, जिसने मेवाड़ ने अपना स्वाभिमान तो नहीं त्यागा, लेकिन कहीं ना कहीं मुगलों की अधीनता भी स्वीकार की, ठीक है। तो मेवाड़ के महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, एक सबसे बड़ी बात। केवल और केवल युवराज जो है वो मुगल दरबार में जाएगा। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ इसका पुनर्निर्माण जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ देखिए आप, मेवाड़ पुनर्निर्माण नहीं करेगा लेकिन उसको उसका किला मिल गया है, ठीक है। मेवाड़ मुगल दरबार में जाएगा लेकिन राणा नहीं जाएगा, युवराज जाएगा। ये स्वाभिमान वाली बात थी। और मुगल जो है, मुगल और मेवाड़ के मध्य जो है वो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई शादी नहीं होगी, मतलब मुगलों और मेवाड़ के बीच में। संधि का महत्व ये रहा कि सांगा और प्रताप के समय से जो भी स्वतंत्रता की भावना थी वो अब ख़त्म सी हो गई थी। लेकिन हम इसको जैसे नेगेटिव वे में नहीं देंगे, है ना। स्वतंत्रता भले ही खत्म हो गई लेकिन स्वाभिमान बना हुआ है। युद्धों के बंद होने से मेवाड़ में शांति हुई और कई सारी सांस्कृतिक गतिविधियों का जो है वो विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद में जब अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन था हुडा सम्मेलन राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कथन की समीक्षा कीजिए। देखिए, जब से मराठों ने
राजस्थान पर आक्रमण करना शुरू किया था, ये बात है लगभग 1715 के आसपास से ही मराठे जो थे वो राजस्थान के आसपास के इलाकों में अपना जो वर्चस्व है वो स्थापित कर चुके थे। 1730 के आसपास अपन देखते हैं कि बूंदी के इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे उस उत्तराधिकार संघर्ष में जो है वो मराठे इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर फाइनली 1733 के आसपास कुस्तला पंचोलास का जो युद्ध होता है उसमें मराठों और जयपुर राजघराने के बीच में एक बड़ी लड़ाई होती है और ये एक तरीके से मराठों का बड़ा चैलेंज जो है वो जयपुर को और मेवाड़ को झेलना पड़ रहा था। यहाँ फिर मेवाड़ और जयपुर इसके साथ साथ और भी आसपास के जो राज्य थे उन सब ने भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में हुरडा नाम की जो जगह है वहाँ पर मिलकर एक सम्मेलन करने की सोची ताकि कैसे जो है वो मिलकर हम मुगलों से लड़ सकते हैं, मुगलों से क्या मराठों से लड़ सकते हैं। तो मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के उद्देश्य से इसके संयोजक के रूप में जो है वो सवाई जयसिंह आए थे। 17 जुलाई 1734 को हुरडा में ये सम्मेलन आयोजित हुआ जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। सम्मेलन का महत्व ये था कि खानवा के टाइम पे राणा सांगा ने सबको इकट्ठा किया था, है ना। अब ये एक ऐसा टाइम है खानवा के बाद में लगभग 1527 के बाद में ये एक ऐसा टाइम है जब पहली बार सारे राजपुताने के राजा इकट्ठे हो रहे हैं किसी एक साझा शत्रु के खिलाफ, ठीक है। तो खानवा युद्ध के बाद राजस्थान के राजपूत राजाओं ने अपनी अन्य शक्ति के खिलाफ यानी कि साझा शत्रु के खिलाफ एकता बनाने की एक कोशिश की, ठीक है। हुरडा सम्मेलन असफलताओं से राजाओं के आपसी मतभेद भी उजागर हुए ताकि आसपास के जो राजा जो झगड़ रहे थे वो भी, क्योंकि हुरडा सम्मेलन सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि इसके बाद में एक रामपुरा का युद्ध हुआ था जिसमें कोई नहीं आ पाया था। यह एक अंतिम प्रयास था जब राजपूत राजा एक साथ इकट्ठे हुए थे मतलब। तो हुरडा सम्मेलन की ऐतिहासिकता इसी मामले में जानी जाती है कि एक तो एक साथ मिले लेकिन उनके मतभेदों के चक्कर में ये सम्मेलन जो है इसके परिणाम नहीं निकल पाए, ठीक है। इस सम्मेलन से मराठे नाराज हो गए और इसकी वजह से जो है वो मराठों के आक्रमण जो लगातार राजस्थान में बढ़ने लगे जिसमें टूंगा, पाटन, मालपुरा ये युद्ध अपन देखते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन था, राजस्थान में धातुकालीन स्थलों का उल्लेख कीजिए। अब धातुकालीन कई सारे स्थल जो है वो राजस्थान में है। पहले तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम ऐसा आंसर करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से धातुकाल की बात कर सकते हैं अपन। तो जैसे ताम्रकाल की बात कर सकते हैं, गणेश्वर है, आहड़ है, झाडोल, गिलोंड, वेणेश्वर, कुराड़ा, मलाह, पिंड पाडलिया, कोल माहौली, ऐसे कई सारे स्थल जो है वो ताम्रयुगीन स्थल है। जब हम कांस्य काल की बात करें तो आहड़, कालीबंगा, देखो यहाँ एक चीज़ है, आहड़ को आप है ना ताम्रयुगीन में लिख सकते हो। आहड़ सिमिलर तो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था उस टाइम पे जो है वो आहड़ था, यहाँ आप इसको यहीं लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। टाइम जरूर कांस्य काल का हो सकता है लेकिन कांस्य युगीन उपकरण यहाँ नहीं है, यहाँ ताम्रयुगीन उपकरण है। कालीबंगा, सोथी, पीलीबंगा ये हम यहाँ कांस्य युगीन उपकरणों में क्षेत्रों में लिख सकते हैं। और लोह युगीन की अगर अपन बात करते हैं तो विराटनगर, सांबर, सुनारी, भीनमाल, रेड, नगरी, जोधपुरा ये क्षेत्र जो थे वो अपने धातुकाल के थे। तो इस तरीके से अपन आंसर करेंगे तो ज़्यादा बेटर आंसर हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है मिर्जा राजा जयसिंह की सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों पर टिप्पणी करना है। मिर्जा राजा जयसिंह की बात है तो आप लोग ये जरूर शब्द देखना, जब भी मिर्जा राजा जयसिंह पूछे या सवाई जयसिंह पूछे तो दोनों की चीज़ें डिफरेंट है। तो आप मिर्जा राजा के चक्कर में कहीं सवाई जयसिंह इमेजिन करके आप वहाँ चिपका दो, वो ठीक नहीं है ना। तो इन्होंने 3 जो मुग़ल बादशाह थे उनके समय ये शासक रहे थे। तो इनकी जब अपन राजनीतिक उपलब्धियों की बात करते हैं तो कुछ राजनीतिक उपलब्धियां इनकी ये थी कि जैसे मलिक अंबर के विद्रोह को दबाने के लिए ये दक्षिण गए थे मतलब। दूसरी बात करें, उज़्बेक जब उत्तर पश्चिम सीमांत में उज़्बेकों ने विद्रोह किया, आपको टाइम याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है पर कंटेंट क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि मलिक अंबर का विद्रोह दबाया इन्होंने, उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया, खाने जहाँ लोधी जो था उसके विद्रोह को दबाया। इसके अलावा जो है वो सांझा के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर भी गए थे, बहादुरपुर के युद्ध में, ठीक है, ये शामिल हुए थे और सूजा को पराजित कर औरंगजेब का पक्ष जो है वो इन्होंने लिया था मतलब। और इसी वजह से जो है ये औरंगजेब के काफ़ी चहेते भी हो गए थे। औरंगजेब ने इनको दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा था। बाद में इन्होंने 1665 में पुरंदर की संधि की थी शिवाजी के साथ में, शिवाजी को घेर कर उनके साथ में एक संधि कर ली थी पुरंदर की, जो इनके
इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण एक उपलब्धि मानी जाती है मतलब। तो ये राजनीतिक उपलब्धियों में अपन ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं कि मलिक अंबर है, उज्बेक है, खाने जहां लोधी है, बीजापुर गोलकुंडा अभियान है, औरंगजेब है, पुरंदर है, ये वाले पॉइंट। ठीक है, ठीक है। ऐसे सांस्कृतिक उपलब्धियों का अगर अपने से देखो, राजाओं से क्वेश्चन है ना मेनली इसी टाइप के पूछेंगे अपने, है ना। सांस्कृतिक उपलब्धियों में अनेक भाषाओं के ज्ञाता और विद्वान हुआ करते थे। स्थापत्य में अगर अपन बात करते हैं तो जयगढ़ के किले का निर्माण इन्होंने करवाया था। आमेर में शीश महल, दीवाने आम, ये वाले काम इन्होंने विशेष रूप से किए थे। और कई सारे साहित्यकार जो है वो इनके दरबार में रहा करते थे। उनका एक ग्रुप था जिसे पंडित सभा के नाम से जाना जाता था। इस पंडित सभा में जैसे बिहारी मल चौबे, है ना, इसके अलावा कुलपति मिश्र, राम कवि, ऐसे कई इतिहासकार जो है वो इनके दरबार में होते थे। अब ऐसा मिर्जा राजा जय सिंह की जगह जो है वो हो सकता है राम सिंह आ जाए, सवाई राम सिंह। ठीक है, तो फिर उनके इतिहास संस्कृति के बारे में, उनके देखो वो अंग्रेजों के अधीन थे तो कोई राजनीतिक उपलब्धियां नहीं हैं, बस सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, तो वो सांस्कृतिक उपलब्धियां पूछ लें, है ना। सवाई जय सिंह के बारे में पूछ लें, उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही उपलब्धियां हैं, तो वो आप अच्छे से याद रखें। ऐसे ही मान सिंह के बारे में पूछ सकते हैं, मान सिंह की राजनीतिक सांस्कृतिक दोनों उपलब्धियां हैं। तो इस तरीके से जो मेजर राजा हैं जिनकी वाकई में कोई उपलब्धियां रही है उनको आप मेंस के लिए पढ़ना है। ठीक है, बाकी और को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि कुंभा संस्कृति का संरक्षक और विद्या अनुरागी एवं विद्वान शासक था। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक कुंभा संस्कृति का संरक्षक और दूसरा कुंभा विद्यानुरागी और विद्वान शासक। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को हम अलग अलग करके आराम से लिख सकते हैं। इसमें इस कथन की मीमांसा में कुंभा की उपलब्धियों के कहने का मतलब कुंभा की उपलब्धियां ही लिखनी है ले दे के, तो आप वो पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब अपन बात करें कुंभा के कई सारे नाम तो आपने सुने होंगे, हाल गुरु, चाप गुरु, है ना, ये ऐसे टाइप के। तो आप कुंभा की उपलब्धियों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ तो देखो, यहाँ संस्कृति वाली बात पूछी है, पर मैं आपको उपलब्धियाँ जब भी पूछे तो दो भागों में, एक राजनीतिक उपलब्धियाँ और एक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। राजनीतिक उपलब्धियाँ जब भी आप लिखो तो कुंभा मालवा क्या रिलेशन थे, कुंभा मारवाड़ क्या रिलेशन था, कुंभा गुजरात क्या रिलेशन था। जैसे मालवा के साथ में कुंभा का सारंगपुर का युद्ध हुआ, गुजरात के मारवाड़ के साथ में आवल भावल की संधि हुई थी, और गुजरात के साथ में जो है वो पहले तो गुजरात और मालवा ने मिलकर चंपानेर की संधि की थी और उसके अगेंस्ट जो है वो एक युद्ध हुआ था बदनौर का, तो वो वाला पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियों में जब आप बात करो तो हम 3-4 पॉइंट, जैसे स्थापत्य में कुंभा ने क्या किया, संस्कृति में संगीत में क्या किया, चित्रकला में कुंभा का क्या रोल है, दरबारी विद्वान कुंभा के कौन कौन है, वो वाले पॉइंट्स अपने को मेंशन करने हैं। अब जैसे स्थापत्य की जब अपन बात कर रहे होते हैं तो कुंभा की अपने को, जैसे मंदिर में क्या है, किलों में क्या है, स्तंभों में क्या है। अब स्तंभ की जब अपन बात करें तो फिर एक स्तंभ विजय स्तंभ, वो अपने को ध्यान रखना है। तो कौन कौन से पॉइंट्स अपन मेंशन कर सकते हैं, जैसे विजय स्तंभ के बारे में हम 9 मंजिला, वास्तुकार जेता, पूमा पोंजा नापा, है ना, वो वाले पॉइंट आप 120 फीट ऊंची, वो ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, किलों में आप जो है वो वीर विनोद के अनुसार, श्यामल दास की किताब थी वीर विनोद, उसके अनुसार 84 में से 32 किलों का निर्माण कुंभा ने किया, जिसमें कुंभलगढ़ का निर्माण तो कुंभा ने किया ही, अचलगढ़ का जीर्णोद्धार करवाया, बसंतगढ़, मचान, भोमट, ये ऐसे दुर्गों का निर्माण किया। मंदिर कई सारे बनाए, जिनमें जैसे चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ में तो इन्होंने जो कुंभ स्वामी मंदिर का ही निर्माण करवाया। बाकी और जगह जैसे श्रृंगार चंवरी शांतिनाथ जैन मंदिर है, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर है, ऐसे ही रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। तो मंदिर का वो आप ध्यान रखना है। मूर्ति कला की बात करें तो विजय स्तंभ को मूर्ति कला का अजयबगढ़ कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि कुंभा के टाइम पे मूर्ति कला एक बहुत ही अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी थी मतलब। तो यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ऐसे कई सारी मूर्तियों का निर्माण इन्होंने करवाया। भगवान विष्णु की 24 प्रकार की प्रतिमाएं भी जो है वो कुंभा के काल से प्राप्त होती है। फिर जब अपन बात करें दरबारी विद्वानों की तो गोविंद और मंडन जो है, गोविंद है, मंडन है, नाथा है, ठीक है, मेहाजी है और काहन व्यास है, काहन व्यास। ठीक है, ऐसे तिला भट्ट, सोम सुंदर, ये तो आप एक्स्ट्रा नाम लिख सकते हो, पर इनकी किताबों के साथ में आप नाम लिखना। ठीक है, जैसे नाथा, मेहाजी की किताब हुआ करती थी तीर्थमाला। क्वेश्चन आ जाए मान लो तीर्थमाला क्या है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि मेहाजी जो कुंभा के दरबारी विद्वान थे, इन्होंने 120 तीर्थों का वर्णन किया, तीर्थमाला। ठीक है, इसमें इस किताब में। ऐसे ही काहन व्यास की एकलिंग महात्म में, जिसमें पहला जो
पॉइंट था, मतलब एकलिंग महात्म्य का पहला पार्ट जो था राजवर्णन, वो कुंभा ने खुद ने लिखी थी। मतलब ऐसे गोविंद की कलानिधि, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका, ये कुछ किताबें हैं। जैसे कलानिधि मंदिर शिखरों के बारे में, उद्धार धोरणी जो है वो पुराने मंदिर मूर्तियों के पुनर्निर्माण से रिलेटेड है। मंडन की जैसे रूप मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, वास्तुसार, वास्तुशास्त्र, वैसे टाइप की किताबें, ठीक है, जिसमें मूर्ति कला से रिलेटेड है या देवी देवताओं की मूर्ति बनाने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देती है। कानव्यास की तीर्थ वो एकलिंग महात्म्य, ठीक है, मेहाजी की तीर्थमाला, ये ऐसे पॉइंट्स अपने को मेंशन करने हैं। नाथा की वास्तु मंजरी, गोविंद की द्वार दीपिका, सार समुच्चय आयुर्वेद की है, ये याद रखना है, ठीक है, सार समुच्चय आयुर्वेद का ग्रंथ है, ठीक है। ऐसे ही रमाबाई, हीरानंद मुनि, सोमदेव, सूरी, है ना, तिला भट्ट, जय शेखर, भुवन कीर्ति, ऐसे कई सारे विद्वान जो है वो कुंभा के शासनकाल में हुआ करते थे। नेक्स्ट जब अपन बात करें, कुंभा एक विद्वान और विद्यानुरागी शासक था, यानी कि खुद भी जो है वो विद्वान शासक था। जैसे कुंभा को वीणा बजाना आता था, तो कुंभा का जो टाइटल लिया कुंभा ने वो था वीणा वादक प्रवीणैन, वीणा वादक प्रवीणैन। खुद संगीत में महान था, तो इसे अभिनव भट्टाचार्य भी कहते थे, अभिनव भट्टाचार्य टाइप का इनकी उपाधि थी। मतलब कई सारी टीका टिप्पणियाँ इन्होंने कई ग्रंथों पे की। तो एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद और व्याकरण, कई सारी भाषाओं का ज्ञाता था। जैसे कुंभा जो थे वो कन्नड़, मराठी, राजस्थानी, इन भाषाओं के ज्ञाता हुआ करते थे। कुंभा ने कई ग्रंथ रचे, जैसे सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज के 5 पार्ट, पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, इस तरीके से। चंडी शतक की इन्होंने व्याख्या की, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर, ये ऐसे कई ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। इनके काल में अत्रि और महेश जो थे, इन्होंने जो कीर्ति स्तंभ और एक इनके साथ साथ एक और स्तंभ बनाया था इन्होंने, कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो महेश ने लिखी थी, उसमें इनकी सारी जानकारियां देते हैं कि कुंभा किस तरीके से विद्वान शासक हुआ करते थे। इन्होंने कई सारी उपाधियां ली, अशुपति, नरपति, राय रासो, राणा रासो, हिंदू सुल्तान, तो ये पॉइंट्स अपने को ध्यान रखना है। और फिर एक क्वेश्चन दिया था मैंने तीर्थमाला, माध्यमिका और गिलूंड का, ठीक है। ये ऐसे 100 शब्दों का क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है। तो जैसे अभी अपन ने तीर्थमाला की बात की कि कुंभा के दरबारी विद्वान मेहाजी का ग्रंथ है, 120 तीर्थों का वर्णन जो है वो इसमें मिलता है। तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक जानकारियाँ अपने को यहाँ से प्राप्त होती है। मध्यमिका का आ जाए क्वेश्चन, तो सिवी जनपद की राजधानी थी और इसका एक दूसरा नाम भी मिलता है नगरी करके, जो इसका क्षेत्र भी था। मतलब यानी कि सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका और नगरी एक ही बात है। यह पहला उत्खनित स्थल भी है राजस्थान में। 1904 में पहली बार इसी का ही खनन हुआ था। यहाँ 4 चक्राकार कुएं मिले। गुप्त काल की भी जानकारियाँ मिलती है, मौर्य काल के अवशेष भी अपने को यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। एक गिलूंड की बात करते हैं तो ये राजसमंद में बनास नदी के तट पर आहड़ का ही एक्सटेंशन था। मतलब आहड़ का नॉर्थ एक्सटेंशन जो था वो गिलूंड था। ऐसे ही भीलवाड़ा यानी कि इसका जो पूर्वी एक्सटेंशन जो था वो जियाण था। इसके अलावा इसके साउथन में जो है वो बालाथल नाम की जगह पर इस तक इसका विस्तार था। तो आहड़ सभ्यता यानी कि जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी उसका स्थल है और इसका उत्खनन कार्य बीवी लाल ने किया था। बाद में जो है वो ग्रेगरी पोसल वगैरह और ये भी जुड़े हुए थे पेंसिल्वेनिया और इनके, तो उन्होंने भी गिलूंड क्षेत्र में जो उत्खनन कार्य किए थे। यहाँ 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत की चूड़ियाँ, आग में पकी हुई ईंटें, ये कई सारे अवशेष जो है वो हमें गिलूंड से प्राप्त होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो है वो अपन लिख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम गिलूंड में मेंशन कर सकते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब है ना। लेकिन आप बेसिक पॉइंट्स जैसे 20-30 वर्ड्स में अपने को लिखना हो तो आप इतना लिख दो। ज़्यादा लिखना हो तो जैसे कि मतलब आप लिख सकते हो वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी वाली जो मैं बात कर रहा था ग्रेगरी पोसल की इनकी, वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है, आप वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। वो बातें आ जाएगी, ठीक। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब आगे मैं और भी जो नेक्स्ट डे 2 के जो क्वेश्चंस दूंगा उसमें मैं डे 1 के पॉइंट्स के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप उसके लिए भी रेडी रहें। तब तक के लिए धन्यवाद आपको। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ सर बढ़िया लगा, आगे और क्वेश्चंस देके ऐसे हम 1 घंटा जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।